परम पवित्र मातृभूमि के चरणों में वंदन। सभी दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार। मैं विनायक पूना से। आप मेरे चैनल का रीच अभी तक बहुत ही कम है। नया चैनल है मेरा। तो मेरी व्यूअरशिप सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम है। लेकिन जितने कम लोग हैं जिन्होंने मेरा चैनल पहले देखा है, कुछ एक दो वीडियोस देखे हैं, अ, मैं आशा करता हूँ कि मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उनको अच्छी लगती होगी। मेरे पास एक थोड़े बहुत कमेंट्स भी आए हैं, उनको भी मैं रिप्लाई करूंगा। लेकिन मेरा ये प्रयास, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन प्रयासों को पहुँचाने की, इस विषय को पहुँचाने की कोशिश कीजिए कि मैं जिस विषय पर काम कर रहा हूँ कि भारतीय कालगणना भारतीय कालगणना को प्रसारित, प्रचारित और पुनर्प्रस्थापित करना, ये मेरा प्राथमिकतः एकमेव लक्ष्य है। तो इस विषय के संदर्भ में मेरे पहले वीडियोज़ हुए हैं। इसके पहले वाले जो 3-4 वीडियोज़ थे वो कैलेंडर सिस्टम क्या है, हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर, हम जो अभी यूज कर रहे हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है, वो ग्रीको रोमन कैलेंडर था, वो बाद में विकसित होते होते ग्रेगोरियन कैलेंडर तक कैसे पहुंचा, और आज हमने उसे अडॉप्ट किया है। उस वर्षमान पद्धति से ही हमारी वार्षिक कालगणना होती है। तो उसको समझने की जरूरत थी, इसलिए उस पर 3-4 वीडियोस बनाए। अब हम थोड़ा थोड़ा भारतीय कालगणित क्या है, भारतीय कालगणना क्या है, इस विषय का में धीरे-धीरे प्रवेश कर रहे हैं। तो पहले कैलेंडर की बात हुई है, तो अब पहले ये समझ लेते हैं कि भारतीय कैलेंडर क्या है। तो उसके बारे में मैं कुछ रोचक जानकारी आज के एपिसोड में मिलेगी आपको। तो सबसे पहले तो कैलेंडर, ये मूलतः ये संकल्पना ही भारतीय है नहीं। ये संकल्पना अ, भारत के अलावा अन्य प्रांतों में, विशेषतः इजिप्ट, ग्रीस, मेसोपोटामिया, बाइजेंटाइन वगैरह, इन प्रांतों से निकली हुई है। तो भारतवर्ष में क्या होता था? भारतवर्ष में प्राचीन काल से बहुत ही व्यापक और विस्तृत रूप में अ, खगोल का निरीक्षण, अवलोकन होता था, यानी पूर्ण आकाश का। विविध तारकाओं की गति, तारकाओं में भी ग्रह, नक्षत्र, इनकी गति का विशेष अध्ययन होता था। उनके चलन के आधार पर कुछ विशेष गणित किया जाता था। अ, इस इस गणित के आधार पर सृष्टि क्रम में होने वाली घटनाओं से उसे जोड़ा जाता था, और उस आधार पर अ, अयन, ऋतु, दिनमान, रात्रिमान, सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त, तिथि, करण, योग, अ, चंद्र और सूर्य के अलावा अन्य ग्रहों का वर्णन, इस सभी प्रकार के खगोलीय गणित के आधार पर हमारे पारंपरिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पर्व और व्रतों का या उत्सवों का काल निर्देश करना, ग्रहण काल, हवामान, पर्जन्यमान, अ, खेती के लिए उपयुक्त समय, या फसल काटने के लिए उपयुक्त समय का निर्देश, या फिर समंदर में नौकानयन करने के लिए या मच्छीमारी करने के लिए उपयुक्त समय का निर्देश, अ, समंदर में होने वाले ज्वारे भाटे का प्रिडिक्शन, ऐसे बड़े-बड़े सृष्टि की ऐसी बड़ी-बड़ी घटनाओं से लेकर अ, व्यक्तिगत संदर्भ में भी, जैसे कि आरोग्य के बारे में क्या करना है, उपासना के बारे में कैसे करना है, अध्ययन के लिए उपयुक्त समय कौन-सा है। ऐसे व्यापक विषयों के साथ इस काल निर्देश को, इन विषयों के लिए ही काल निर्देश किया जाता था। मूलतः इसकी शुरुआत वेदांग ज्योतिष से हुई थी, जो कि यज्ञ कर्मों के लिए उपयुक्त समय के बारे में अ, विशेषतः
काल निर्देश किया जाता था। अब भारतीय कालगणना का स्वरूप इतना व्यापक है, जैसे कि हमने पहले एपिसोड्स में देखा हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर्स के चारों एपिसोड्स में कि कैलेंडर का मुख्य उद्देश्य बस 2 ही थे कि सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अ, डेज़ को अ, निर्देशित करने की कुछ सिस्टम चाहिए और दूसरा धार्मिक या सांप्रदायिक उत्सवों को मनाने का सही काल निर्देश होना चाहिए। कैलेंडर के उद्देश्य बस यही 2 ही थे। अब इसके कंपैरिजन में भारतीय कालगणना में इतने सारे विषय आते हैं, तो स्वाभाविकतः भारत में कैलेंडर इस स्वरूप में उसे प्रेज़ेंट नहीं किया गया। अति प्राचीन काल से हमारे यहाँ पंचांग स्वरूप में ये सारे वर्णन किए जाते थे, जैसे पहले बताए गए ग्रह, नक्षत्र, तारकाओं का चलन, सूर्य, चंद्र, रात्रिमान, दिनमान वगैरह-वगैरह सारे। तो मूलतः यहाँ पंचांग पद्धति प्रचलित थी। फिर भी अब कैलेंडर इस स्वरूप की इतनी तो ज़रूर उपयुक्तता है कि सामान्य जन व्यवहार में जितना दिन निर्देश और काल निर्देश ज़रूरी है, उतना देखने में कैलेंडर स्वरूप में आसानी होती है और सुलभता होती है। तो इस भारतीय कालगणना पद्धति को भी कैलेंडर स्वरूप में किस तरह लाया गया, इसका एक थोड़ा-सा ब्रीफिंग इस एपिसोड में हम देखेंगे कि अ, इसके पहले क्या होता था, जैसे पंचांग ये स्वरूप प्रचलित था भारत में, तो भारत में हर गाँव में अ, उस जगह का पंचांग बनाने वाला एक व्यक्ति होता था, जिसे जोशी कहा जाता था। जोशी ये शब्द भी शायद अपभ्रंशित रूप है ज्योतिषी इस शब्द का। तो उसका मुख्यतः काम ये था कि उस गाँव के लिए उपयुक्त जो काल गणना है, काल निर्देश है, वो उस गाँव के लिए करना। तो इन जोश ये गाँव-गाँव के जो ज्योतिषी हुआ करते थे, जिन्हें जोशी कहा जाता था, ऐसे जो जोशियों का अ, बड़े-बड़े जो पीठ थे हमारे यहाँ, जैसे शंकराचार्य पीठ, काशी पीठ, अन्य कुछ शक्ति पीठ या अन्य कुछ महत्वपूर्ण पीठों के जो महंत होते थे, मुख्य अधिपति होते थे, इनके साथ इन जोशियों का संपर्क हुआ करता था। अ, अब इनमें कोऑर्डिनेशन कैसे रहता था, तो उस वक़्त जैसे महाकुंभ या ऐसे बड़े-बड़े जो पर्व होते हैं, कि शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठ थे, तो उन शक्तिपीठों में विशेष दुर्गा सप्तशती का आयोजन किया जाता था या फिर अलग-अलग हर बड़े मंदिर के यहाँ, हर बड़े मठ के माध्यम से ऐसे राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन किया जाता था और ऐसे पर्वों के समय में ये जो गाँव-गाँव से जो जोशी पंडित आया करते थे, इन सब में कुछ चर्चा विनिमय हुआ करता था। इसमें तत्व चर्चा की बातें थी, धर्माचरण की बातें थी, अलग-अलग व्रत, उत्सव, पर्व जो मनाए जाते थे, उनके बारे में निश्चिती करना और इन सब विषयों के साथ पंचांग के बारे में अगर कुछ विशेष टिप्पणी करनी हो या फिर जैसे पुराने ज़माने में शेंडे नक्षत्र कहा जाता था, जिसे हम आज ये कहते हैं ना, क्या धूमकेतु जिसे कहते हैं। अ, शेंडे नक्षत्र ये हमेशा नहीं आता है, ऐसे ओकेजनली आने वाले चीज़ों पर, ऐसी सभाओं में, ऐसे पर्वों के वक़्त होने वाली सभाओं में चर्चा में लाया जाता था। वहाँ पर जो चर्चा होती है, उस तरह से
ये जोशी अपने-अपने गाँव में जाकर पंचांग में उन निर्देशों को अ, लोगों को काल निर्देश करते थे, उस आधार पर। और उसके साथ धर्माचरण की बातें होती थी, तत्व चर्चा की बातें होती थी। अ, तभी तो यानी कि इतने प्राचीन काल में संपर्क के कुछ साधन नहीं थे। आज के जैसे ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग था, ना कम्युनिकेशन का युग था। तो इतने प्राचीन काल में डीप साउथ से लेकर एक 12 साल का बच्चा जिसे आज हम शंकराचार्य जिसके नाम से उपाधि हुई है, अ, धर्मपीठ की उपाधि हुई है, ये निकलकर कश्मीर में जाकर शारदा पीठ की स्थापना करता है 20-22 साल की उम्र में। ये संभव तभी हुआ जब इतना संपर्क हर गांव तक था, हर पीठ का था, हर विद्वान का था, हर यानी कि संपर्क इतना सहज सुलभ था। यानी इस समाज की कुछ विशेष सिस्टम हजारों साल से एक मैच्योरिटी के स्टेज पर आई थी, तभी इतना हो पाता था इस संस्कृति में। तो हाँ, ये जो होता था कि अब इसमें कि हर जगह ऐसे तो नहीं होता था कि एक जगह बैठ के एक कोई निर्देश देगा और उस तरह हर जगह पर वही फॉलो किया जाएगा। जैसे हमने देखा कि अन्य कैलेंडर्स में ईस्टर का दिन कौन-सा है, ये कोई एक तय करेगा, वो निर्देश करेगा, आदेश करेगा, उस हिसाब से उन सारे प्रांतों में ऐसा तो नहीं था। लेकिन मूलतः तत्व जो है, कालगणना के तत्व जो है, मूलतः ग्रह गणित के जो सिद्धांत हैं, उनकी चर्चा की जाती थी और स्थानिक प्रादेशिक भेद के अनुसार उस जगह के प्रथाओं के अनुसार इन ग्रह गणितों के मूल मूल सिद्धांतों को उस हिसाब से वहाँ के ज्योतिषी बताया करते थे, जोशी जी कहिए। तो इन विद्वत सभा ये जो विद्वत सभाएँ होती थी, कुंभ या किसी पर्व के इसमें, उसमें स्थानिक प्रशासक या छोटे-छोटे राजा कह लो या इन छोटे-छोटे राजाओं का भी एक अधिपति, महाराजा जिसे कहा जाता था, ऐसे प्रशासकीय लोगों का भी संपर्क इन्हीं पीठों से रहता था। तो प्रजा में किस तरह से कौन-सी चीज़ें करनी है, धर्म अ, धर्म की बातें कौन-सी है, धर्माचरण की बातें कौन-सी है, सामान्य व्यवहार की बातें कौन-सी है, तत्वार्थ चिंतन की बातें कौन-सी है, वगैरह इन सब में एक सुसंवाद प्रस्थापित हुआ था। अब ये सारी परिस्थिति थी, कब तक थी कि अब ये पंचांग का पूर्ण स्वरूप क्या है, इसके बारे में तो आगे चलकर हमें देखना ही है। तो अभी हमें कैलेंडर के बारे में देखना है। अब लेकिन यहाँ पर ये बताना ज़रूरी था कि पंचांग किस तरह लोगों तक पहुँचता था और हर गाँव में जोशी के द्वारा वो पंचांग तैयार किया जाता था। अब ये कहाँ खंडित हुआ? तो जैसे इस्लामिक विध्वंसक आक्रमण शुरू हुए, तब से ये भारतीय पंचांग निर्मिति जो चल रही थी, उसमें खंड पड़ता गया। उसमें भी जब ये आक्रमण तीव्र होने लगे थे तब नालंदा, तक्षशिला जैसे ज्ञान केंद्रों का भी इन आक्रांताओं ने पूरा विध्वंस कर दिया था। उसमें भी और एक बात कि ये छोटे-छोटे संस्थानिक मराठी में संस्थानिक ऐसा शब्द है, लेकिन पता नहीं हिंदी में है कि नहीं कि छोटे-छोटे प्रशासक जो होते थे स्थानिक, उनका एक राजा होता था। ऐसे जो छोटे-छोटे संस्थानिक
या छोटे एरिया के राजा होते थे। इनमें से कुछ लोगों ने आक्रामकों के साथ कुछ गठबंधन किया। हो सकता है किसी स्वार्थवश किया हो, किसी संरक्षण के हेतु से किया हो, किसी लालच के हेतु से किया हो, किसी डर की वजह से किया हो। लेकिन बहुत सारे राजाओं ने आक्रांताओं का साथ दिया, तभी तो वो आक्रांता पूरे देश में फैल पाए। लेकिन उसमें हमारी दृष्टि से सद्भाग्य की बात ये है कि बाप्पा रावल से लेकर राजा शिव छत्रपति तक इतने सारे महापराक्रमी, सामर्थ्यवान विभूतियों विभूतियों का हमें लाभ हुआ है, जिन्होंने इस संस्कृति को, इस सनातन संस्कृति को बचाया। इसलिए ये जो विभूतियां हैं, तो चाहे बाप्पा रावल से लेकर राजा शिव छत्रपति तक हो, ये बसवेश्वर जी हो या नानक साहिब हो या बड़फू खान जैसे योद्धा हो, इन सभी के महापराक्रम के कारण हमारी संस्कृति कुछ बची है। वैसे तो मैं हर रोज जो थोड़ी बहुत पूजा अर्चा कर लेता हूँ, उसमें भी अपने आराध्य पर फूल चढ़ाते वक्त या गंध चंदन का टीका आराध्य पर चढ़ाते वक्त हर वक्त इन विभूतियों की याद आती है कि मेरे राजा शिव छत्रपति के वजह से, मेरे नानक जी की वजह से, मेरे बाप्पा रावल की कारण मैं आज ये कर पा रहा हूँ। तो इनको भूला नहीं जा सकता। ये हमारे संस्कृति के पुनरुत्थान के प्रेरणा स्रोत है। ये जो लड़े थे, वो हमारे लिए लड़े थे, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए लड़े थे। ठीक है, ये थोड़ा-सा भावनिक पार्ट है, इसको मैं थोड़ा बाद में ले लेंगे किसी दिन। अभी सामने जो विषय है कि ऐसे जो आक्रांताओं के कारण जो अराजकता, संघर्ष और उन आक्रांताओं की हैवानियत, इसके कारण सारी समाज व्यवस्था एकदम चरमरा-सी गई है। कि अब सब व्यवस्था पहले तो छोटे-छोटे राजाओं ने जो इन आक्रांताओं का साथ दिया, तो इन सभी सामाजिक अ, एक सूत्र में बांधने वाली जो एक्टिविटीज़ थी, उनका राजाश्रय चला गया। जो अ, आश्रय देने वाले राजा थे, उनका समय इन आक्रांताओं के साथ युद्ध करने में व्यतीत होने लगा। तो ये व्यवस्था एकदम चरमरा गई। अ, इसमें अ, अब ये तीनों चारों चीज़ें कि आक्रांताओं के कारण राजाओं का उनको शरण जाना, ह हमेशा लड़ाई की तरह ये वातावरण रहना, युद्ध जैसी स्थिति रहना, नालंदा, तक्षशिला जैसे ज्ञान केंद्रों का विध्वंस होना, अयोध्या, मथुरा जैसे श्रद्धा स्थानों का विध्वंस हो जाना, इस सब में गाँव-गाँव तक ये जो व्यवस्था फैली थी हमारी, उसमें ये पंचांग निर्माण, इसमें खंड पड़ गया। जैसे अ, हमें दिखाई देता है कि प्राचीन काल के या ईसा शताब्दी शुरू होने के समय के आगे-पीछे आर्यभट्ट या भास्कराचार्य जैसे लोगों का उल्लेख मिलता है, लेकिन ईसवी सन 900 के बाद ज़्यादा बड़ा कोई गणिती इतनी संख्या में नहीं मिलते। जैसे उसके पहले मिलते थे वराहमिहिर, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट वगैरह-वगैरह बहुत सारे हैं। ऐसे काल में भी एक आखिरी ग्रंथकार विद्वान जो जिसने सन 1520 में
ग्रह लाघव नाम का ग्रंथ लिखा था। उसका नाम था गणेश गणेश दैवज्ञ। ये अब सन 1520 के बाद यानी 16वीं शताब्दी में अ, ऐसे छोटे-छोटे अलग-अलग गाँव में प्रयास हुआ करते थे। उनके लिए ग्रह लाघव जैसा ग्रंथ एक बहुत ही बड़ा आधार बन गया। तो उस आधार पर जितने पंचांगकर्ता टिक पाए, जितने गाँव में टिक पाए, उतना ही पंचांग निर्माण का काम चलता रहा। लेकिन ये संख्या बहुत ही कम थी वैसे। ये हुआ मध्ययुगीन काल। उसके बाद का काल जो आता है वो आधुनिक काल में। आधुनिक काल में तो अ रिसेंट हिस्ट्री में लोकमान्य तिलक जैसे विद्वानों ने भी पंचांग पद्धति का पुनर्गठन और पूरे देश भर के लिए अ, एक सूत्रता पंचांग निर्माण की एक सूत्रता लाने के लिए लोकमान्य तिलक जी ने भी बहुत सारे प्रयास किए थे। लेकिन अ, इस वक़्त तक ये भी था कि ये पहले जो कारण बताए कि ये इस्लामिक आक्रमणों के कारण एक तो ज्ञान केंद्र भी नष्ट हो चुके थे और अ, ज्ञान के स्रोत भी नष्ट प्राय हो गए थे। इसी कालखंड में यानी ये 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी में ये यूरोपियन आक्रमण शुरू हुए थे। उसी कालखंड में आधुनिक भौतिक विज्ञान के नए-नए आविष्कार लोगों के सामने आने लगे। तो इसमें जो परतंत्र समाज था हमारे भारत का, पहले इस्लामिक आक्रांताओं की वजह से परेशान था और उसमें अब तो पूर्णतः आधिपत्य ही यूरोपियन विशेषतः ब्रिटिशर्स का था। और ये नए-नए आधुनिक विज्ञान के जो आविष्कार है, भौतिक विज्ञान के जो आविष्कार है, वो सामने आ रहे थे। उस वक़्त प्रशासन की स्थिति में अ, राजसत्ता की स्थिति में ब्रिटिश थे। तो सामान्य जनता की ऐसी सहज भावना होना स्वाभाविक था कि हमें ये जो प्रगति के नए-नए वैज्ञानिक आविष्कार देखने को मिल रहे हैं, वो इन यूरोपियंस की वजह से है। तो सामान्य जनता की नज़र में भी अ, इनको ब्रिटिशर्स को केवल जुल्म करने वाले ऐसे ऐसी प्रतिमा नहीं रही। इन आविष्कारों के कारण सामान्य जन को ये भी लगता था नहीं, ये तो नई-नई चीज़ें भी ला रहे हैं, हमारे उत्थान के लिए ला रहे हैं। तो ये एक सामान्य जन भावना पैदा हुई थी और विद्वानों में भ्रांति की स्थिति पैदा हुई थी। तो अब इस वजह से पंचांग गणित करने वाले जो पंडित वगैरह थे, एक तो पुराने ज्ञान केंद्र नष्ट हुए, ज्ञान के स्रोत नष्ट हुए हैं। समाज में सत्ता जिनकी गुलामी करनी पड़ रही है, उनको ही अ, एक आदर्श रूप में देखने की एक समाज में मानसिकता बन गई है। ऐसी स्थिति में अ, ये जो पंचांग कर्ता थे, जो कुछ बचे-कुचे लोग पंचांग का गणित कर पा रहे थे, अ, उनमें कुछ ज़्यादा स्तर पर मतभेद हो चुके थे कि ये गणित ये ग्रह गणित कैसे करना चाहिए, वो ग्रह गणित कैसे करना चाहिए। अ, अगस्त्य ऋषि का मत फॉलो करना चाहिए या पराशर का फॉलो करना चाहिए या भृगु संहिता के हिसाब से होना चाहिए, वगैरह-वगैरह। उसमें सैकड़ों प्राचीन ग्रंथ भी अवेलेबल हैं। सूर्य सिद्धांत के हिसाब से करना है या ब्राह्म सिद्धांत के हिसाब से करना है। बहुत सारे सिद्धांत ग्रंथ थे, करण ग्रंथ थे, वेदांग ज्योतिषीय ग्रंथ थे। तो अलग-अलग
स्थानों के अलग-अलग पंडितों में कुछ ज़्यादा मतभेद पैदा हो गए थे। बीच में से ये जो 600-700 साल का काल निकल चुका था, इसमें ऐसी स्थिति हुई। तो आधुनिक संदर्भ में इन मतभेदों को कुछ अ, ये जो मतभेद थे उनमें से मुख्यतः ये थे कि अ, सायन पक्ष और निरयन पक्ष क्या है? अब ये सायन और निरयन इसका डेफिनेशन मैं आगे आने वाले एपिसोड्स में दूँगा। लेकिन सायन और निरयन पक्ष ये बेसिक अ, मतभेद था। फिर नक्षत्र मंडल या राशि मंडल का आरंभ स्थान कौन-सा है? इसके बारे में मतभेद था। या आधुनिक विज्ञान के आधार पर जो उसे क्या कहा जाए कि अ, दृक् प्रत्यय तुल्य, यानी प्रत्यक्ष दृश्यमान जो होता है, उसके साथ पंचांग के ग्रह गणित को मिलाने के बारे में मतभेद हुआ था। तो ऐसे ऐसे स्वरूप के कुछ मुद्दों पर पंडितों में मतभेद था। अ, अब इन सारे पंडितों को अ, उनके मतों को एक सूत्र में लाने के लिए बहुत सारे विद्वानों ने प्रयास किए, जिनमें लोकमान्य तिलक भी थे। ईस्वी सन 1917 में पूना में भी एक परिषद हुई थी, जिसके अध्यक्ष खुद लोकमान्य तिलक थे। तो उनकी अध्यक्षता में पंचांग शुद्धि के लिए देश भर के ज्योतिषी शास्त्री आए थे। उनमें इस परिषद का एक फायदा हुआ कि 1917 की इस ज्योतिष शास्त्र परिषद में ये जो सारे मतभेद थे, उनमें से कुछ मतभेदों पर सहमति बन पाई पूरे देश भर के पंडितों में। लेकिन फिर भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे रह गए कि उनमें से मतभेद कायम रहे वो। तो लेकिन इसका और एक परिणाम अच्छा हुआ कि आधुनिक विज्ञान के साथ जो प्रत्यक्ष तारकाओं का दर्शन करने के नए-नए तंत्र ज्ञान के साधन उपलब्ध थे। उसके आधार पर पंचांग की को एक्यूरेसी तक लाने की कोशिश हर कोई पंचांगकर्ता करने लगा था। उस वक़्त भारत में शायद 60 या 70 तक ऐसी जगह थी जहाँ पर पंचांग बनाए जाते थे। अलग-अलग बहुत प्रकांड पंडित थे वो। लेकिन इन छोटे-छोटे मतभेदों की वजह से एक सूत्र में आ नहीं पा रहे थे और अ, सत्ता तो पूर्णतः परकीय थी। तो ऐसे पारतंत्र में तो ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता था। ये बीच का कालखंड गया। इसके बाद स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद फिर तो पंचांग निर्मिति, ये विषय सामने रखने वाला भी कोई नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति हो गई। हाँ, ये लोकमान्य तिलक जी के बाद जो और ज्योतिषी हुए थे, बहुत सारे पंडित, उनका नाम भी मेरे पास है। किसी एपिसोड में मैं बताऊँगा कि उसके बाद भी 1917 के बाद भी 1955-56 तक या 1960 तक कुछ ज्योतिष शास्त्रियों की परिषद हुआ करती थी देश में, लेकिन उसका नोट ज़्यादा किसी ने नहीं लिया। और स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद तो पंचांग ये विषय पीछे ही छूट गया, लेकिन शासकीय निर्णयों में ज़रूरत थी डेट सिस्टिंग की। यानी जैसे पहले एपिसोड्स में बताया, व्यू एकदम सीमित हो गया कि प्रशासन व्यवस्था के लिए और सामाजिक उत्सव और व्रतों का काल निर्देश करने के लिए जितना ज़रूरी है, बस उतना ही काल निर्देश लोगों के सामने रखा जाए। तो उस लिए कैलेंडर ये सिस्टम एडॉप्ट किया गया।
तो ये हुई थोड़ी-सी पार्श्वभूमि, जो हमारे यहाँ पंचांग स्वरूप में, व्यापक ग्रह गणित के स्वरूप में प्रचलित थी। और इतने व्यापक ग्रह गणित होने के बाद भी किन परिस्थितियों की वजह से, किन कारणों से अ, हम कैलेंडर इस पद्धति को स्वीकारने तक सीमित हो गए। वैसे सिर्फ सीमित हो गए ऐसे नकारात्मक दृष्टि से भी देखा नहीं जाना चाहिए इसको। अगर जनसामान्य में कैलेंडर और उस पद्धति को सहजता से स्वीकार किया जाता है, तो उस पद्धति के अनुसार ये ग्रह गणित, काल गणना, ये ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी समाज तक पहुँचाने की कोशिश की जानी चाहिए। पद्धति जितनी ज़रूरत है सामान्य जनजीवन के लिए, उतनी कैलेंडर में ज़रूर आ सकती है। तो इस आधार पर जो कैलेंडर बना, स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद जो कैलेंडर बना, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे अगले एपिसोड में। तो आज का ये पंचांगीय गणित कैलेंडर तक कैसे पहुँचा, इसका थोड़ा एक पार्श्वभूमि का एपिसोड है। मुझे लगता है आपको ये अच्छा लगा होगा। अगला एपिसोड भी ज़रूर देखिए, जिसमें मैं भारतीय सौर दिनदर्शिका यानी भारतीय नेशनल कैलेंडर की छोटी-सी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय।